क्वेश्चंस को पढ़ो। ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 and huge profit during the financial year ended on 31st March 2018 due to some favorable policies declared by the government। इस वाले पॉइंट को एक बार अच्छे से पढ़ो फटाफट से। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हुआ ना, कुछ सेक्शन 8 कंपनी के मेंबर थे, कुछ सेक्शन 8 कंपनी के मेंबर्स थे। उनको क्या लगा ना, उनको ये लगा कि भाई सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है तो भैया सेक्शन 8 कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। हाँ हाँ, इन मेंबर को ऐसा लगा कि भैया जो सेक्शन 8 कंपनी है ना वो प्रॉफिट कमा रहा है, भाई बहुत पैसे कमा रहा है, बहुत पैसे कमा रहा है, बहुत पैसे आ रहे हैं इसके यहाँ पे। तो उनको लगा कि भैया कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए क्योंकि कंपनी के पास पैसा बहुत आ रहा है। इनको लगा कि भाई डिविडेंड पे करना चाहिए, डिविडेंड पे नहीं कर रहा है कंपनी, तो ये लोग कंपनी के पास डिविडेंड मांगने चले गए। ठीक है, जब ये डिविडेंड मांगने कंपनी के पास गए ना तो कंपनी ने इनको मना कर दिया। इन्होंने कहा कि भैया सेक्शन 8 कंपनी कहाँ डिविडेंड पे करता है, नहीं करता है, जाओ किसी से भी पूछ लो, हम नहीं करेंगे पेमेंट। हम जितना भी पैसे कमाते हैं ना ये सारे पैसे को हम लोग अपने एक्टिविटीज में यूटिलाइज करते हैं, डिविडेंड पे नहीं करते हैं। मेंबर गुस्सा हो गए, मेंबर जो है ना नाराज हो गए और चले गए कहाँ पे, कोर्ट पे। फिर कोर्ट ने इन मेंबर्स को समझाया। क्या समझाया ये पढ़ते हैं यहाँ पे, क्या समझाया होगा देखो। यहाँ पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे है ये छोटा छोटा प्रोविजन, क्या लिखा हुआ है। कोर्ट ने इन लोगों को क्या समझाया, सेक्शन 8 कंपनी इज फॉर्म टू प्रमोट चैरिटेबल आर्ट साइंस एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी क्यों बनाया गया है बेटा जी, चैरिटेबल को प्रमोट करने के लिए, आर्ट को प्रमोट करने के लिए, साइंस को प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, इन सब एक्टिविटीज के लिए सेक्शन 8 कंपनी बनाया गया है। एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इन सब एक्टिविटीज के लिए क्या किया गया है, सेक्शन 8 कंपनी को बनाया गया है। और सेक्शन 8 कंपनी ना अपने प्रॉफिट को क्या करता है, इन्हीं सारे ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में यूटिलाइज करता है। सेक्शन 8 कंपनी क्या करता है, प्रॉफिट को इन्हीं सारे एक्टिविटीज को यूटिलाइज करने, इन्हीं सारे एक्टिविटीज को मतलब प्रमोट करने के लिए क्या करता है, यूटिलाइज करता है। आर्ट साइंस एजुकेशन स्पोर्ट्स एनवायरमेंट, इन सारे एक्टिविटीज में क्या कर देता है, अपने प्रॉफिट को यूटिलाइज कर देता है। सेक्शन 8 कंपनी को प्रोहिबिट कर दिया गया है पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर। सेक्शन 8 कंपनी ना क्या नहीं कर सकता है, डिविडेंड पे नहीं कर सकता है अपने मेंबर को, प्रोहिबिट कर दिया गया है। प्रोहिबिट का मतलब क्या है, कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता है, प्रोहिबिशन लगा दिया गया है, प्रोहिबिट कर दिया गया है, प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर। तो सेक्शन 8 कंपनी इज प्रोहिबिटेड टू मेक द पेमेंट ऑफ द डिविडेंड। इन्होंने यहाँ पे कोर्ट ने इन मेंबर को बोल दिया कि भैया सेक्शन 8 कंपनी क्या नहीं करेगा, डिविडेंड पे नहीं करेगा, इसलिए आपको अपना डिविडेंड नहीं मिलेगा। जो आप एप्लीकेशन लेके आ रहे हो, जो आप कंटेंशन लेके आ रहे हो ना, ये क्या है, एप्लीकेशन आपका गलत है, आप लोगों को डिविडेंड नहीं मिलेगा क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, कभी भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। सोचो ना, जिस भी एटम में ये क्वेश्चन आया होगा कितना खुश होकर बंदा लिखा होगा आंसर, तुम्हारे एटम में भी आएगा, ऐसा नहीं है। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस भी आएंगे, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, है ना। बस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 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 इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो। 1 मिनट, इस वाले क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो। 2000 इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ो। Mr. X had purchased some goods from ABC Limited on credit. A credit period of 1 month was allowed to Mr. X before the due date. Mr. X went to the company and wanted to repay the amount due from him. He found only Mr. Z there, who was the factory supervisor of the company. Mr. Z told Mr. X that the accountant and the cashier were on leave. He is in charge of receiving money and he may pay the amount to him. Mr. Z issued a money receipt under his signature. After 2 months, MS ABC Limited issued a notice to Mr. X for non-payment of the dues within the stipulated period. Mr. X informed the company that he has already cleared the dues and he is no more responsible for this, and he also contended that Mr. Z is an employee of the company. है ना, आप लोगों को एक आंसर लिखना है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इफ एन एक्ट इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल or memorandum, an outsider is entitled to assume that all the detailed formalities for doing that act have been observed. इसका मतलब क्या है, doctrine of indoor management, if an act is authorized by the article or memorandum, an outsider is entitled to assume that all the detailed formalities for doing that act have been complied. ठीक है ना सर, अब इसका मतलब क्या है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है ना, जब एक आउटसाइडर कंपनी के साथ डील करने जाता है ना, तो वो ये एज्यूम करके जाता है कि कंपनी ने अपने फॉर्मेलिटी को पूरा किया है। ये लॉ ने थर्ड पार्टी के ऊपर है ना राइट दिया है कि जब आप कंपनी के साथ डील करने जाओगे ना, तो आप ये एज्यूम कर सकते हो कि कंपनी ने अपने सारे फॉर्मेलिटीज को क्या किया है, पूरा किया है। इस तरीके का एजम्पशन आप लेके कंपनी के साथ डील कर सकते हो, लेकिन प्रोवाइडेड आपको कंपनी की एओए और एमओए को पढ़ना है, ठीक है ना। सो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इफ एन एक्ट इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल और मेमोरेंडम, एन आउटसाइडर इज एंटाइटल्ड टू एज्यूम दैट ऑल द डिटेल फॉर्मेलिटीज फॉर डूइंग दैट एक्ट हैव बीन ऑब्जर्व। थर्ड पार्टी क्या ऑब्जर्व कर सकता है कि कंपनी की जो भी इंटरनल इरेगुलरिटीज है, जो भी फॉर्मेलिटीज है, उसने अच्छे तरीके से कंप्लाई किया होगा।
ये इस तरीके का क्या लेके जा सकता है, थर्ड पार्टी एजम्पशन लेके जा सकता है। ठीक है, ठीक है, बस यहाँ पे यही समझाना था। सुनो, फर्स्ट चीज़ तो आपको ये पढ़ना है कि भैया जब जब थर्ड पार्टी कंपनी के साथ डील करने जाएगा, तो ये ऐसा एज्यूम कर सकता है क्या सर कि कंपनी ने अपना सारा फॉर्मेलिटीज़ किया होगा, कंपनी ने अपना जो भी कामकाज है, इंटरनली जो काम किया है, कामकाज है, वो सब कुछ अच्छे तरीके से किया है, वो इस तरीके का एजम्पशन लेके जा सकता है क्या कंपनी पे? तो लॉ कहता है आंसर इज यस, है ना? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्ट इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल और मेमोरेंडम एंड आउटसाइडर इज एंटाइटल्ड टू एज्यूम दैट ऑल द डिटेल्ड फॉर्मेलिटीज फॉर डूइंग दैट एक्ट हैव बीन ऑब्जर्व्ड। मतलब कंपनी में जितने भी लोग हैं ना, वो सारा का सारा सारे के सारे जो लोग हैं ना, वो फॉर्मेलिटीज के थ्रू क्या कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं, ऐसा थर्ड पार्टी क्या कर सकता है, एज्यूम कर सकता है। से फॉर एग्जाम्पल, कंपनी एक कंपनी के दो डायरेक्टर बैंक पे गए लोन लेने के लिए। अब बैंक का मैनेजर ऐसा एज्यूम कर सकता है कि ये जो दो डायरेक्टर हमारे पास लोन लेने आए हैं ना, ये कंपनी के सारे फॉर्मेलिटीज करके आए हैं। ऐसा एज्यूम्पशन कौन ले सकता है? बैंक का मैनेजर ले सकता है। और सुनो, और उन्होंने अगर फॉर्मेलिटी नहीं निभाया है तो वो उनकी गलती है, और उनकी गलती के लिए वो खुद ही लायबल रहेंगे, उसमें थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चंस में ना कुछ बच्चों को पढ़ के ऐसा लग रहा है कि सर नहीं, यहाँ तो सस्पिक्शन ऑफ इरेगुलरिटी होना चाहिए, यहाँ पे सस्पिक्शन ऑफ इरेगुलरिटी होना चाहिए। यहाँ पे सस्पिक्शन ऑफ इरेगुलरिटी क्यों नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। जो एक्स है और जो जेड है, कहानी यहाँ पे एक्स और जेड के बीच में है, ठीक है ना? अगर एक्स जेड के कहने पे ट्रांजेक्शन पे आता, तो हम बोल सकते थे कि भाई सस्पिक्शन ऑफ इरेगुलरिटी है। जैसे हम लोगों ने केस स्टडी में पढ़ा था कि अकाउंटेंट के कहने पर, ये जो अपना जो थे, क्या नाम था उनका, बिहारी लाल जी या कोई एक नाम था उनका, वो ट्रांजेक्शन में एंटर हुए थे, तो उसमें हम बोल सकते हैं सस्पेक्शन ऑफ इरेगुलरिटी। वहां पे सस्पेक्शन ऑफ इरेगुलरिटी आ सकता है, क्योंकि अकाउंटेंट के कहने पर वो ट्रांजेक्शन में आए थे। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ पे जब एक्स पेमेंट करने गया ना, तो दो लोग, जो अकाउंटेंट और जो कैशियर है, वो छुट्टी पे थे, तो जेड बैठा हुआ था सुपरवाइजर। उसने क्या कर दिया, पैसे रिसीव कर लिया। उसके पास अथॉरिटी नहीं था पैसे रिसीव करने का, उसने पैसे रिसीव कर लिया। अब लॉ क्या कहता है कि थर्ड पार्टी ये एज्यूम कर सकता है कि भाई जो जेड है ना, वो पूरा का पूरा सारा का सारा कंपनी का फॉर्मेलिटीज को पूरा करके वहां पे बैठा हुआ है। ऐसा एजम्पशन थर्ड पार्टी यानी कि एक्स कर सकता है। और ऐसे में अगर जेड ने कुछ गड़बड़ी किया है, तो वो इंटरनल मैनेजमेंट की गलती है, और इसके लिए कंपनी जो है लाइबल रहेगा। यहाँ पे एक्स को इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट मिलेगा। बोलो डन है क्या? बाकी लोग बोलो, बाकी लोग बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? टिंग 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 टिंग। उठे सर, एक ही प्राइवेट लिमिटेड वाला क्वेश्चन फटाफट से पढ़ो, जल्दी पढ़ो। ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ना, स्टेट द रेमेडी इफ एनी अवेलेबल टू बीके फाइनेंस लिमिटेड। रेमेडी एनी अवेलेबल टू बीके फाइनेंस लिमिटेड। अब अच्छा, अगर कोई कंपनी अपने एमओए के बियॉन्ड जाके काम करता है, तो उस काम को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायरस बोलते हैं। एनी एक्ट डन बियॉन्ड द पावर ऑफ द एमओ इज एन अल्ट्रा वायरस, और अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन हमेशा वॉइड होता है। एनी एक्ट डन बियॉन्ड द पावर ऑफ एमओए इज अल्ट्रा वायरस, और अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन हमेशा क्या होता है? वॉइड होता है। इसका इंपैक्ट क्या है सर? ना तो कंपनी थर्ड पार्टी को सीव कर सकता है, ना तो थर्ड पार्टी कंपनी के ऊपर सीव कर सकता है। ना तो कंपनी थर्ड पार्टी के ऊपर सीव कर सकता है, ना तो थर्ड पार्टी कंपनी के ऊपर सीव कर सकता है। डन बियॉन्ड दी पावर ऑफ एमओए इज अल्ट्रा वायरस। अगर कंपनी अपने एमओए के बियॉन्ड जाके काम करता है, एमओए के पावर के बियॉन्ड जाके अगर काम करता है ना, वो सारा का सारा ट्रांजेक्शन क्या है? अल्ट्रा वायरस से, और अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन हमेशा क्या होता है? वॉइड होता है। ठीक है ना? इसका इम्पैक्ट क्या है? ना तो कंपनी थर्ड पार्टी के ऊपर सीव कर सकता है, ना तो थर्ड पार्टी कंपनी के ऊपर सीव कर सकता है। ना तो कंपनी थर्ड पार्टी के ऊपर सीव कर सकता है, ना तो थर्ड पार्टी कंपनी के ऊपर सीव कर सकता है। दिस इज अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, यहाँ पे क्या हुआ, हाँ सुनो सुनो। सर, से फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है,
उसको ना उसको उसके एमओए ने 30 लाख तक का लोन देने का पावर दिया है। कितने लाख तक का लोन देने का पावर दिया है? एमओए ने उसको 30 लाख तक का लोन देने का पावर दिया है। ठीक है, और वो कंपनी मेरा कंपनी है। ठीक है, 30 लाख तक का लोन लेने का पावर मेरे पास है, कंपनी ने पावर दिया है, एमओ कंपनी के एमओए ने पावर दिया है। अब से फॉर एग्जाम्पल ये विक्रम शर्मा आ, ये कौन आयुषी के पास जाता है और 50 लाख का लोन लेता है, 50 लाख का लोन लेके आता है। मतलब क्या है, पावर कितने का है? 30 लाख का। लोन कितने का लिया है? 50 लाख का लिया है। आपने अथॉरिटी के बियॉन्ड जाके इसने क्या कर दिया है? काम कर दिया है। मतलब इस ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और ये अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन क्या है बेटा जी? वॉइड है। अब कंपनी ने अगर रिपेमेंट नहीं किया, कंपनी ने अगर इस 50 लाख को रिपेमेंट नहीं किया ना, तो जो पैसा देने वाला है, जो आयुषी ने मेरे को पैसे दिया था, लेंडर ऑफ द मनी, सी कैनॉट फाइल ए सीयू सी कैनॉट फाइल ए केस अगेंस्ट दी कंपनी। वो क्या नहीं कर सकती है? कंपनी के अगेंस्ट में केस फाइल नहीं कर सकती है फॉर द रिकवरी ऑफ 50 लाख, फॉर द रिकवरी ऑफ 50 लाख। 50 लाख रुपए के लिए वो क्या नहीं कर सकती है? सीयू नहीं कर सकती है, क्योंकि ट्रांजेक्शन क्या है? वॉइड है। क्योंकि ट्रांजेक्शन क्या है बेटा जी? ट्रांजेक्शन वॉइड है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। यहाँ पे नया क्या पढ़ने वाले हैं? नया ना क्या पढ़ने वाले? सुनो, 50 लाख से मैंने लोन लिया था, 50 लाख रुपया मैंने आयुषी से लिया था। अब इस 50 लाख रुपए के लिए आयुषी क्या नहीं कर सकती? केस फाइल नहीं कर सकती। मतलब ये वाला रेमेडी उसको अवेलेबल नहीं है, सीयू फाइल नहीं कर सकती है, केस फाइल नहीं कर सकती है। तो सर इसके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है, ये हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सर इसके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है? तो सुनो, 50 लाख रुपया कंपनी ने ले लिया था। अगर ये 50 लाख पैसा कंपनी ने यूटिलाइज नहीं किया है, यूटिलाइज नहीं किया मतलब इसको यूज अगर नहीं किया है ना, तो आयुषी कोर्ट जाके ना इंजंक्शन ऑर्डर ले सकती है। कोर्ट जाके क्या ले सकती है? इंजंक्शन ऑर्डर ले सकती है। मतलब कोर्ट पे जाके ना आयुषी ऐसा बोल सकती है कोर्ट को, ठीक है सर, मैं इनके ऊपर स्यू तो नहीं कर सकती हूँ, पैसे रिकवरी तो नहीं कर सकती हूँ ना, लेकिन आप इनके ऊपर क्या डाल दो? इंजंक्शन ऑर्डर डाल दो। इनको बोल दो कि पैसे अभी आपने क्या नहीं किया? यूटिलाइज यूटिलाइज नहीं किया। अब आप इस पैसे को क्या मत करो? यूटिलाइज यूटिलाइज मत करो। इस तरीके का इंजंक्शन ऑर्डर क्या कर सकती है? आयुषी मांग सकती है कोर्ट पे जा कोर्ट के पास जाके। ठीक है ना? लेकिन अगर कंपनी ने पैसे को यूटिलाइज कर दिया है, फिर आयुषी के पास कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं होगा। सुनो अगेन ध्यान से, आयुषी के पास पैसे रिकवर करने का तो राइट नहीं है। देखो, वो रिकवर नहीं कर सकती क्योंकि ट्रांजेक्शन अल्ट्रा वायरस है और वॉइड है। अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन आर ऑलवेज वॉइड। ना तो कंपनी थर्ड पार्टी के ऊपर सीयू फाइल कर केस फाइल कर सकता है, ना तो थर्ड पार्टी कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकता है। यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन हुआ है 50 लाख रुपीज का जो लोन दिया है आयुषी ने कंपनी को, ये ट्रांजेक्शन अल्ट्रा वायरस है, वॉइड है, इसलिए आयुषी क्या नहीं कर सकती है? कंपनी के ऊपर सीयू फाइल केस फाइल नहीं कर सकती है। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी ने ये पैसा यूटिलाइज नहीं किया है, 50 लाख रुपया लिया था कंपनी ने, अब इस पैसे को कंपनी ने क्या नहीं किया है? अभी अपने यूज नहीं किया है। कंपनी ने इस पैसे को भी क्या नहीं किया बेटा जी? यूज नहीं किया है। देन ऐसे में ना आयुषी क्या कर सकती है? कोर्ट में जाके इंजंक्शन ऑर्डर ले सकती है। कोर्ट में जाके क्या कर सकती है बेटा जी? इंजंक्शन ऑर्डर ले सकती है। ठीक है ना? सर व्हाट इज इंजंक्शन ऑर्डर मीन्स? इंजंक्शन ऑर्डर का मतलब क्या है? इंजंक्शन ऑर्डर का मतलब ये है ना, कोर्ट आपको कुछ करने के लिए रोक देता है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्रिस जब अपने लक्ष्मी नगर से बाहर निकलता है ना, तो उसको बहुत सारी लड़कियां छेड़ती है, बहुत सारी लड़कियां छेड़ती है। तो क्रिस ने क्या कर दिया? कोर्ट में जाके कंप्लेन कर दिया कि सर ये लड़कियां ना मेरे को बहुत छेड़ती है, आप इनके ऊपर इंजंक्शन ऑर्डर दे दो। अब इंजंक्शन ऑर्डर का मतलब क्या है ना, कोर्ट उन लड़कियों को ना ऑर्डर दे देगा कि आप कल से क्या नहीं करोगे? क्रिस को नहीं छेड़ोगे। मतलब कुछ ना करने का ऑर्डर। दिस इज नोन एज इंजंक्शन ऑर्डर। अब यहाँ पे आयुषी जाके कोर्ट से क्या लेगी? इंजंक्शन ऑर्डर लेगी का मतलब क्या है? कोर्ट कंपनी को कोर्ट कंपनी को ऑर्डर देगा कि जो 50 लाख रुपए आपने लोन लिया है आयुषी से, उस पैसे को आप क्या नहीं करोगे? यूटिलाइज नहीं करोगे। दिस इज नथिंग बट एन इंजंक्शन ऑर्डर बाय दी कोर्ट, कुछ करने के लिए रोकना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक डन है। सर अगर पैसा यूटिलाइज हो गया तो क्या है? अगर पैसा यूटिलाइज हो गया है ना, तो कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं है। पैसा अगर यूटिलाइज हो गया है तो कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं है। हाँ, अगर पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ है तो आयुषी जाके क्या कर सकती है? कोर्ट से इंजंक्शन ऑर्डर ले सकती है। तो कंक्लूजन में अगर आए ना, तो सिंपल ये है, अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन आर ऑलवेज वॉइड। अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन आर ऑलवेज वॉइड। ना तो कंपनी ना तो थर्ड पार्टी क्या कर सकता है? स्यू कर सकता है। किसी के ऊपर कोई भी क्या नहीं कर सकते? केस फाइल नहीं कर सकते हैं। यहाँ से एक बार पढ़ो, इफ ए इंडिविजुअल, यहाँ से, इफ एन इंडिविजुअल हैज lent money on such transaction, it cannot it cannot it cannot recover from the company, it cannot recover from the company। सुनो, it cannot, ये recover it cannot
रिकवर फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से क्या नहीं कर सकता है, रिकवर नहीं कर सकता है, नॉट अलाउड. बट इफ मनी हैज नॉट बीन यूज्ड, द कंपनी, कंपनी नहीं है, द थर्ड पार्टी में, द थर्ड पार्टी दैट इज लेंडर में bring an injunction order on the company to stop the company from using such money, है ना. if money has not been used, the lender of money may bring an injunction order on the company to stop the company from using such money. बोलो समझ आया कि नहीं.